अस्सलाम वालेकुम। कलात में आज एक बस के ऊपर हमला किया गया जिसमें इब्तदाई तौर पर 3 लोगों के शहीद होने की और बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। इस इलाके में ज़्यादातर जो हमलावर हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर किसी न किसी तंजीम से जो BLA से जुड़ी हुई है उसी के साथ जाके जुड़ता है। और BLA को अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि भारतीय हुकूमत सपोर्ट करती है। रॉ फंडेड तंजीम है, इसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है। जिस तरीके से आज से चंद महीने पहले या चंद हफ्ते पहले पूरी एक गाड़ी को, जाफ़र एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उसके पीछे भी इंडियन रॉ थी। और आज वाले इस वाक़े के पीछे भी या इस जैसे तमाम वो वाक़यात जिसके पीछे BLA या TTP का हाथ हो, उसकी फ़ंडिंग, उसकी मनसूबाबंदी, उसके पीछे वो रहनुमाई और वो टारगेट फ्राहम करने की पूरी ज़िम्मेदारी जो है ये इंडियन स्टेट टेररिज़म है, ये उसका शाखसाना है। इंतहाई काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इसके ऊपर, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी, कि बाकायदा वर्ल्ड कैपिटल्स में डॉज़ियर सबमिट करने चाहिए विद एविडेंस, पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। सारे सब के ताने बाने जाके मिलते उधर से ही हैं, पैसा भी उधर से आता है, असला भी उधर से आता है, टारगेट सिलेक्शन भी वही से करते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या इतनी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर हमें ये बावर करवाना चाहिए था कि जैसे कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के अंदर इंडियन स्टेट मुलव्वस है, इसी तरीके से जाफ़र एक्सप्रेस में इंडियन रियासत, भारतीय रियासत मुलव्वस है दहशतगर्दी के वाक़े में। और आज इस कलात बस हमले के वाक़े के अंदर भी दोबारा भारतीय रियासत मुलव्वस है। और इसके जो आगे कारिंदे हैं वो किसी का नाम BLA है तो किसी का नाम TTP है तो किसी का कुछ और नाम होगा, पीछे सारे दहशतगर्दी करवाने वाले सारे के सारे वो इंडिया की रॉ है। ये अजीत डोवल की वो स्ट्रेटजी है जिसमें वो अपने से रीजन के उस हर मुल्क के अंदर जाकर खून रेज़ी करना चाहता है जिसको भारत निशाना बनाना चाहता है। ये अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी का जो माइंड सेट है ना, उसकी रिफ्लेक्शन है ये वो वाक़यात। और पाकिस्तान को इसके मुकाबले के लिए क्या करना है, एक तो पूरी दुनिया को इसके बारे में आगाह करना है, दूसरा एक जो उससे भी बड़ा चैलेंज है वो है हमारी इंटरनल यूनिटी, हमारी हारमनी, यकजहती पाकिस्तान के अंदर। सियासी फ़िज़ा, अफसोसनाक ये बात पहलू एक ये है कि बहुत अरसे से 2-3 सालों से, ख़ास तौर पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसके बाद एक ऐसी फ़िज़ा है कि लगता यह है कि मुल्क के अंदर 2 हिस्सों में हमने पाकिस्तानी हिस्सों तकसीम किया हुआ। एक वो PTI वाले हैं जिनको हम समझते हैं शायद ये 9 मई के बाद दुश्मन मुल्क के एजेंट बन गए हुए हैं, जो ऐसी सूरत हाल नहीं है। 9 मई काबिल मज़म्मत वाक़या, जिसने किया उसको भी मज़म्मत करनी चाहिए। जो एक्चुअल अगर किसी ने आग जलाई, अंदर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसा, जिसने GHQ के अंदर जाके तखरीबकारी की, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी खातिर पूरी आधी कौम को तो हम निशाना नहीं बना सकते। लेकिन हमारी अदालतों से फैसले भी वैसे ही आ रहे हैं जिससे लगता यह है कि इनको स्टीम रोल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हम बहुत तगड़े हो गए हैं। हुकूमत का ख्याल ये है कि वो बहुत तगड़े हो गए हैं। इंडिया के हमने 6 जहाज़ गिरा दिए थे, अब तो किसी की फ़िक्र ही नहीं है। इनकी सीटें भी ले लो, इनको इंडिपेंडेंट कर दो, KP गवर्नमेंट भी इनकी गिरा दो, तो इससे वो माशरे के अंदर वो जो तकसीम वाला पहलू है ना, वो दोबारा खुल के सामने आएगा, जो चीज़ किसी वक्त हमारे हाथ से निकल सकती है। इंडिया और पाकिस्तान की ये मुख्तसर सी जो जंग थी, इसका एक फ्रूट ये था कि पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, 25 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए थे। वैसे तो जंगों में कौमों का नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान में वो 2.5-3 साल की तकसीम एकदम से गायब हो गई और 25 करोड़ लोग जम के खड़े हो गए कि अच्छा हम सारे खड़े, फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौज के पीछे हम खड़े हैं, तो फ़ौज उससे मजबूत और तवाना हो जाती है। लेकिन अभी वाली तकसीम जो है और जो हमारे अंदर ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिसका कलात वाला वाक़या एक निशानी के तौर पर मैंने सिर्फ प्रोग्राम के इब्तिदा में उसका जिक्र किया है, इस तरह के वाक़यात तवातर के साथ रोज़ाना हो रहे हैं। तो क्या हमें सोचने का मौका नहीं है कि हम ये तकसीम समेट लें? अभी भी वक्त है, समेट लें। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है उनके साथ इन्हीं दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर हैं पिलडेट के। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद से हमारे साथ, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। जनाब, ये जब कोई वाक़या होता है कलात जैसा, जैसे आज बस पे अटैक हुआ है, जाफ़र एक्सप्रेस जैसा वाक़या, तो उस वक्त तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत दुखी हम होते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं, इंटरनल यूनिटी की भी बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास अभी भी मुझे लगता है कि उस हिकमत अमली का फुकदान है जिसको हमें सामने रखते हुए पूरी कौम को एक नुक्ते के ऊपर यकजा रखना चाहिए। हम PTI को काटने के चक्कर में, कभी नून लीग को काटने के चक्कर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहीं और घूम जाते हैं।
बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की और डिवीज़न की सूरत हाल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि कोई इख्तलाफात ना हो या आपस में चपकलिश ना हो। बड़ी शदीद मुखालफतें भी होती हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी जहाँ इतनी सेटल डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी एक कशमकश जारी है। इंडिया में भी चल रही है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात यह है कि यहाँ पे एक पार्टी जिसने 2008 के इंतखाबात में तमाम मुश्किलात के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लिए 2024 में, आई एम सॉरी 2024 में, वो इक़्तिदार से बाहर है। और इक़्तिदार से बाहर ही नहीं है बल्कि वो मार्जिनलाइज्ड है, पुश्ड अगेंस्ट द वॉल है। अभी तो पार्टी नहीं है जी, तो केपी असम्बली पूरी इंडिपेंडेंट बैठी हुई है इनकी। जी सही बात है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ ये है। इसको रिजॉल्व करने के लिए एक सोच तो ये है कि हम इनको टोटली वैंक्विश कर लें, जो कोशिश हो रही है। हाँ, इनको टोटली मफतूह ये हो जाए और हम इनके ऊपर छा जाए और इनका नामो निशान बाकी ना रहे। ये एक विशफुल थिंकिंग है, कभी कभी ये हो भी जाता है लेकिन इसमें नुकसान बड़ा होता है। थोड़ा सा आपको कतल कलामी मुझे करनी पड़ेगी, क्या हम इनको वैंक्विश कर सकते हैं कि नहीं? मैं दोबारा इसी नुक्ते से आपकी तरफ आता हूँ। शाहिद रिंद साहब, तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे साथ है। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये क्लात वाक़े के पीछे कौन है जी? नदीम साहब देखें, कलात वाक़े के पीछे कौन है, ये बहुत आसान और सादा सा सवाल है। आपको भी इल्म होगा कि हिंदुस्तान ने ये अनाउंस कर रखा है कि जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। जिस किस्म की हजीमत का सामना उन्हें करना पड़ा लास्ट एपिसोड में, तो बाद हमें ये वेरी क्लियर है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव करेंगे और उन्होंने एक्टिव किया हुआ है। आज का भी जो वाक़या है वो फितनत हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जानिब से आम मुसाफिर गाड़ी को घात लगाकर हमला किया गया है, जिसमें 3 मुसाफिर में जबकि 7 के करीब जख्मी थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है। रिंद साहब, मैं ये खबरें देख रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि शायद ये अमजद साबरी जो है उनकी फैमिली से कुछ लोगों का ताल्लुक था और कोई कवाली की महफिल थी, उसमें जा रहे थे जिनको निशाना बनाया गया। क्या ये बात सही? नदीम मलिक साहब, इस वक्त जो मेरे पास कंफर्मेशन है वो बिल्कुल यही है कि अमजद साबरी कवाल का जो ग्रुप था वो एक फंक्शन के लिए क्वेटा आ रहे थे और ये बस उन्होंने फंक्शन के लिए क्वेटा आने के लिए बुक की थी, जिस पर हमला किया गया है। लेकिन तमाम नामों की शनाख्त इस वक्त मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसी ग्रुप से इनका ताल्लुक है। सर, जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो या आज क्लात एक्सप्रेस पे आप आ जाएँ, तो इन बेशतर वाक़यात के पीछे, जिसको आपने हिंदुस्तानी फितने का नाम दिया, तो हमें पता है कि इंडियन रॉ BLA को सपोर्ट कर रही है और इन तंजीमों को फ़ंड करती है, इनको असला देती है और हमारे यहाँ वो घात लगाकर इनोसेंट सिविलियंस को मार रहे हैं। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने बॉर्डर्स को महफूज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मलिक साहब, एक चीज़ देखें, हमें थोड़ा सा इस बात को एड्रेस करते हुए जब हम ये सवाल पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, माजरत के साथ माजी की यहाँ जो हुकूमतें रहीं उन्होंने जो अपीजमेंट की पॉलिसी ली और ख़ासकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक कंफ्यूजन फेडरल लेवल की बलूचिस्तान के मामले को लेकर, उसकी एक छोटी सी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान तीसरा ऐसा बड़ा डॉक्यूमेंट था जिसपे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक था। उसमें एक ऐसी एम्बिग्विटी रखी गई और मरकजी जमातों को, कुछ आउटपोस्ट जमातों ने इतना कंफ्यूज किया कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को तो दहशतगर्दी की डेफिनेशन दी गई, लेकिन जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी थी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। और माजी में यहाँ जो सूबाई हुकूमतें रहीं उनका एक मौक़िफ़ या उनका एक रवैया ये था कि ये दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई है। ये पहली मरतबा है जब मौजूदा सूबाई हुकूमत इस बात पर बहुत वाज़ेह है कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान हमने अपना तरतीब दिया है नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर, और पहली मरतबा होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच के साथ इस दहशतगर्दी की जंग का सामना किया जा रहा है। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। बैरिस्टर मेहर साहब, बहुत तकलीफ़देह वाक़यात होते हैं जब आपको कि आपके शहरी बस पे कहीं बैठे जा रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। आपकी जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या मेरे ख्याल मॉडर्न हिस्ट्री में इससे ज़्यादा संगीन किस्म की दहशतगर्दी का वाक़या आपने नहीं देखा होगा इस रीजन में, ख़ास तौर हमारे इस इलाके में। तो
तो हमें उसके तदारुक के लिए भी तो कौमी सतह पर ये इन्होंने होल ऑफ नेशन अप्रोच करना, तो बाकायदा होल ऑफ नेशन एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना भी चाहिए। बेशक जी, टेररिज्म को पीस मील बेसिस पर डील भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। मगर होलिस्टिक अप्रोच होने के लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स भी चाहिए, जिस तरह से पहले जिक्र किया गया। बात है, देखें 8 फरवरी का इलेक्शन एक अच्छा मौका था, वहाँ काफ़ी चीज़ें सेटल हो सकती थी। अब अगर हमारे मैंडेट का छोड़ दें, बलूचिस्तान इन इट सेल्फ को अगर डिटेल से देख लिया जाए, क्या उसकी हुकूमत रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है? फिर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ना हो, क्या वो एक फंक्शनल गवर्नमेंट है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी में एक इशू पेश हुआ। वो क्या इशू हुआ कि 2019 से पंजगूर में इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं है। अब पंजगूर क्या है, क्वेटा के साथ नहीं है, कोई बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट अफ़गानिस्तान से नहीं है, वो ईरान के साथ उसका बॉर्डर लगता है, कलाट डिवीज़न का हिस्सा है। अब जिस ज़िले में 5.5 साल से इंटरनेट सर्विसेज ना हो, तो महरूमी का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें कि एक किसी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी कि जी सिक्योरिटी रिस्क है, उसके बाद शायद वो भूल गया, उस इशू को दोबारा किसी ने टच नहीं किया। अब इस तरह के गैप्स हैं हमारी पॉलिसी में, इम्प्लीमेंटेशन में, कि हम बलूचिस्तान की सोसाइटी को इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बना रहे। एज ए होल अगर आप देखें, BLA तो है ही नहीं, BLA कहीं एग्जिस्ट कर रही है, कोई BLA के कोई कैंप्स हैं। बेसिकली क्या है कि मर्सनरीज़ को आपकी रॉ हायर करती है, एक टारगेट देती है, उन्हें सैटेलाइट से लेके हर तरह की फैसिलिटेशन देती है, वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम क्यों नहीं, जो आप बार बार कह रहे, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे बाकी अपने ब्रदर ममालिक के साथ क्यों नहीं उस चीज़ को टेकअप करते? जैसे BLA वही मर्सनरीज़ हैं जिनको सरहद पार पनाहगाहें मिली हुई हैं, उनको फंडिंग भी मिलती है, असला भी मिलता है, वही अपने आप को BLA कहलाते हैं और वही आकर हमलावर होते हैं। तो है तो बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। इख्तियार वली साहब, नेशनल लेवल के ऊपर तो ये रिस्पॉन्ड फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इन मसाइल के लिए आपके पास हिकमत अमली क्या है? सर वुड यू प्लीज़ आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? इख्तियार साहब, वफाकी हुकूमत के पास क्या तदबीर है कि हम अपने लोगों को महफूज बनाएं, और वो हिंदुस्तानी फितना हो या खारजी फितना हो, हमें तो उसको शिकस्त देनी है ना। तो आपके पास हिकमत क्या है, क्या दानाई है, क्या रास्ता है जिससे आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, हमारे पास तदबीर यही है कि सबसे पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर कर लें कि जो इसको हम कहते थे ना कि ये TTP है, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, ये BLA है, ये BRA है, ये फ़लानी मलेशिया है, या इसको आप फितना अल खवारिज कहते थे। फितना अल खवारिज इज़ इक्वल टू फितना अल हिंदुस्तान। सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे ख्याल में, ये जो गुज़श्ता हमारी जंग हुई, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, बाजावड़ के वाक़े हुए, मौलाना खानजेब का वाक़या हुआ, जितनी ये चीज़ें हो रही हैं वो सारा उसका लेन देन और जाके उसका सिरा लगता है इंडिया के साथ। एक हम इसमें मतलब हमारा परसेप्शन तो क्लियर हो गया कि वट एवर इज अंडर वे एंड दे आर कैरिंग द प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में, वो इंडिया से हो रहा है। आपने एक्स जनरल सादत की अगर स्टेटमेंट सुनी हो, जो अफगानी एक जनरल है, तो उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इंडिया में प्लान्स बनते हैं और अफगानिस्तान से यहाँ पर आके फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब वो कितना सही है, उसमें कितनी सच्चाई, वो एक अलग बात है, लेकिन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। हुकूमत क्या कर रही है? उस दिन मुझसे किसी ने सवाल किया इसी तरह एक लाइव शो में कि यार ऑपरेशन, तो देखिए पाकिस्तान 2007-8 से इस प्रॉक्सी वॉर में है और ये हमेशा ऐसा ही रहा कि कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ। लेकिन इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज और तमाम जितनी मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं वो, और पॉलिटिकल फोर्सेस, वो इस बात पे क्लियर हैं कि इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अमन जो है वो हर सूरत, पाकिस्तानियों का हक है, हर सूरत बहाल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए अनाउंस्ड कोई ऑपरेशन करना पड़े या कोई अनअनाउंस्ड उसके लिए कार्रवाई करनी पड़े। आप तो ऑपरेशन कर किन इलाकों में रहे? इख्तियार साहब, किन इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं? एवरीवे सर, उसके लिए प्रिसाइज किसी जगह का नाम मेरे ख्याल में हम नहीं ले सकते और ये नहीं लेना चाहिए। थ्रू आउट पाकिस्तान भर में, स्पेशली जो ज़्यादा शोरश है तो वो तो अफगानिस्तान में, ये बलूचिस्तान में है और फिर खैबर पख्तूनख्वा में है। आपने देखा कि बाजौड़ में कितने वाक़यात हुए, इससे पहले वज़ीरिस्तान, बाजौड़ में अभी भी हो रहे हैं। कोई आप मुझे बताएं, आप बाजौड़ में कोई कर रहे हैं, कोई क्लियरेंस वगैरह कर रहे हैं, दहशतगर्दों की सफाई कर रहे हैं बाजौड़ में? बताइए, कुछ कर रहे हैं आपके? नहीं कर रहे? पूरा भरा हुआ, आप देखें सारी खबरों से ढेर लगा हुआ।
एवरीवेयर, हम जहाँ पर कोई भी ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पर कोई चीज़ें हैं जो ऐसी हरकत है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो वो बदसूरत शक्ल है वो दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर ऑपरेशन आप कह लें या एक्टिविटीज़ कह लें या कार्रवाई कह लें। लेकिन एक सवाल है मेरा इख्तियार साहब, अगर आपको बाजौड़ में ऑपरेशन करना है, आपको वज़ीरिस्तान में करना है, आपको DI खान में करना है, लक्की मरवत में करना है, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब और अली मीन गंडापुर साहब दोनों उसकी ओनरशिप इकट्ठे बैठ के लें। पूरी कौम पीछे इकट्ठी होगी इस मसले के ऊपर। यहाँ पे भी पॉलिटिकल तकसीम का सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी चाहिए। फौज तो करेगी, पॉलिटिकल ओनरशिप तो आप लें। सर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ओनरशिप ले रखी है। अली मीन किधर है? जो गुज़श्ता वाक़या सूबाई हुकूमत किधर है? तो मैं वही कह रहा हूँ, वो अनफॉर्चुनेटली उनका कोई काम कुछ और है, उनकी डायरेक्शन कुछ और है, उनके तरजीहात कुछ और है। बिलाल महबूब साहब जो है वो उनकी बात अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में बिलाल महबूब साहब मैं पर्सनली आपको बड़ा लाइक करता हूँ। हम मिले बैठे कई जगहों पे इकट्ठे हुए। आप इलेक्शन पर जिस तरह आपने 2018 के इलेक्शन पे अपनी मारूजात दिए थे, 2024 के इलेक्शन फरवरी 2024, मैं वही कहता हूँ 2018 पे भी इन्होंने दिए थे सर, आप इस इलेक्शन पे भी थे। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है जब आप कहते हैं कि अब तो उनको साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मेरे ख्याल में आप अगर पॉलिटिक्स से दूर ही रहें तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज्यादा वैसे तो अपने हिस्से का जवाब तो अहमद बिलाल महबूब साहब खुद देंगे, लेकिन उनका ये ड्यूटी में शामिल है कि वो इंडिपेंडेंटली जो चीज़ उनको नज़र आती है वो बताएं। अगर वो नहीं बताएंगे तो उनका रोल पिल डैट का फौत हो जाएगा। तो मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। सर वो जरूर मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं बाद में मुकम्मल करूंगा। फिर आप सेमिनार्स में बैठे, आप बताइए अहमद साहब, आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल, आप जरूर कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। अहमद साहब से सुन लें पहले। मलिक साहब, अहमद साहब से सुन लें पहले। जी मैंने एक तरफ का रुख अभी बयान किया था कि एक तरफ इस पार्टी को जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे 2024 में, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना, ये तो ब्लैक एंड वाइट इलेक्शन कमीशन के डिक्लेयर रिजल्ट में है कि PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे इस इलेक्शन के अंदर। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जब एक तरफ तो हुकूमत का ये रवैया जिसका मैंने जिक्र किया था, लेकिन दूसरी तरफ जो PTI है वो भी अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ को अडॉप्ट किए हुए है वो एक डेमोक्रेसी के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। यानी आप असम्बली के अंदर मौजूद हैं, आप असम्बली को बहैसियत एक पार्लियामेंट के असम्बली के इस्तेमाल करें, वहाँ अपनी बात करें और एक मेज़ पे बैठें। मेज़ पे ना बैठना एक जमहूरियत की नफ़ी है। तो जिसकी आप बात कर रहे थे ना कि अली अमीन गंडापुर साहब और शहबाज शरीफ साहब जॉइंट ओनरशिप लें, ये बिल्कुल यही होना चाहिए। और सिर्फ इसी की ओनरशिप नहीं है, बहुत से इतने मसाइल हैं जिस पे उन दोनों का इकट्ठा बैठना बहुत जहाँ आप फौज को ऑपरेशन के लिए भेजें ना जी, उसके पीछे 25 करोड़ लोगों को खड़ा होना चाहिए। उसमें अली मीन और शहबाज शरीफ अलहदा खड़े नहीं हो सकते। तो PTI थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज लगती है इस बारे में। सर आपको पूरा निज़ाम के अंदर है, फिर नहीं करती। सर आपको पूरे निज़ाम के अंदर क्योस नज़र नहीं आता? हमारी अदालतों ने जो फैसले दिए हैं उसके मुताबिक तो PTI है ही नहीं। अली मीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो चीफ मिनिस्टर नहीं, मलिक साहब इंडिपेंडेंट रह गए। वैसे आप फील हो रहा है कि बिलाल महबूब साहब ने अपनी स्टेटमेंट पूरी कर ली है, अच्छा लगा। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ ना, अब वो जो 90-92 लोग हैं KP असम्बली में, उनका अच्छा, मेरी मालूमात की हद तक तो उसके अंदर 35 के करीब इंडिपेंडेंट है और बाकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा है। तो PTI कहाँ है? PTI नहीं है। तो ये इट इज सच ए कंट्रोवर्शियल डिसीजन। जिस तरफ इशारा कर रहा था उसमें PTI मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या अमर माने है कि PTI एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहती? देखिए वो फैसला हो गया ना रिजर्व सीट्स का, बुरा अच्छा माने अपना माने, लेकिन अब उसका इंतज़ार था वो तो हो गया। अब PTI को चाहिए कि अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बहुत पहले इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी, इलेक्शन के फ़ौरन बाद नहीं की, नुकसान भी हुआ। अब उनको करनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लोग इस्तीफ़ा करें, PTI में शामिल हो, PTI की अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी हो, ताकि उसका एक तशख़्ख़ुस जो था वो वापस आए।
तो मैं बहुत हैरान होता हूँ, इनके यहाँ इतने वकील हैं, इतने कानूनदान हैं, मैं तो कानूनदान भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हैरान वकील होता की हूँ। दूसरे वकील से बने तो तब है। हाँ, और मैं हैरान होता हूँ कि बैरिस्टर साहब भी वकील हैं, गुस्सा नहीं अभी मेरे से करें लेकिन सर पीटीआई की सियासत वैसे समझ मेरी नहीं आई, आप लोग क्या करना चाहते हैं? जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, मैं वहाँ आपको कहूँगा कि सही है, लेकिन आप खुद भी कुछ नहीं कर रहे, ये तो बताएं, कुछ तो करना चाहिए। असल में देखें हो क्या रहा है, आपने खुद केओस का हवाला दिया, केओस ज़रूर मौजूद है मगर ये कंट्रोल्ड केओस है। बेसिकली देखें कौन कंट्रोल्ड केओस कॉज कर रहा है। देखें अगर 9 मई को उठा लें, खान साहब बार बार क्यों कमीशन का मुतालबा करते हैं। देखें हर इंसिडेंट में पीटीआई एक विक्टिम बनती आ रही है, उसमें 26 नवंबर जिस तरह से अनफोल्ड हो रहा, हर चीज़ का खमियाजा भुगत रही। सिंबल का केस हुआ, उसका एक मकसद था, उसके बाद क्या हुआ, आज तक जितने बाई इलेक्शन हुए, अहमद भाई ने कहा कि बिल्कुल पीटीआई को ऑर्गेनाइज करना है, पीटीआई को सिंबल कौन दे रहा है? सिंबल तक की तो इजाज़त नहीं। हमने हर बाई इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट लड़ा है। देखें अब सेनेट का इलेक्शन है, क्या सेनेट के इलेक्शन में हमें पीटीआई का देंगे? नहीं दिया जा रहा, एक फोरम डिनाई किया जा रहा है क्योंकि वो उसी सोच की अक्कासी कर रहा है कि पीटीआई किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और बार बार उस चीज़ को री इन्फोर्स किया सर। लेकिन इन एक्सक्यूज़ के पीछे आप पीटीआई की जो सियासी नालायकी है उसको नहीं छुपा सकते। आज उन्होंने 9 सीटें नून लीग और जेयूआई को दी हैं, आप कहें कि मैं इसको शाबाश कहूँगा तो मैं शाबाश नहीं कहूँगा, गलत फैसला है, मैं इसकी बिल्कुल सताइश नहीं करता, ये जमहूरियत की नफ़ी है। लेकिन आप लोगों की सियासत ये है कि आपके जो टॉप 10 लीडर्स होंगे पार्टी के, सारे एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं, सारे एक दूसरे को कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो पार्टी को लीड कर सके। अली मीन के ऊपर शक है, बैरिस्टर गौहर के साथ चलने को तैयार कोई नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब को बहुत से लोग कहते हैं कि ये अलीमा खान की पार्टी के साथ हैं, ये उधर मिले हुए हैं। अलीमा खान को वो कहते हैं कि इमरान को जेल से बाहर आने नहीं देती। आपकी पार्टी में कौन से 4-6 ऐसे लोग हैं जिनका स्कूल ऑफ थॉट है? कोई भी नहीं है। देखिए इसका बड़ा आसान सवाल था जिस पे समझते हैं, जिस सब आप इशारा कर रहे हैं ना, नहीं किया, वो बेसिकली था खान साहब की चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन करना। देखिए बाहर जितने आपने नाम लिए हैं ये मैटर नहीं करते, मैटर इस सेंस में नहीं करते, ये पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। पॉलिसी डिसीजन एक ही शख्स ले रहे हैं, इमरान खान, मगर क्या हो रहा है कि उस पॉलिसी डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ही इतनी कन्फ्यूजन कॉज कर दी जाती है, कभी किसी का बयान कभी किसी का बयान। जब जो कि अभी रिसेंट टाइम में हुआ कि इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया कि 5 अगस्त का बाद में 90 दिन की बात आई, तो एक उससे कंफ्यूजन क्रिएट हुई, उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। लेकिन आप चौक में खड़े होकर एक दूसरे की तरफ नारेबाजी करेंगे तो उससे तो आपकी पार्टी नहीं बचेगी। नहीं वो ठीक है, मगर देखिए पार्टीज़ में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मगर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नहीं बनता। बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का भी एक डेकोरम होता है। हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने पॉलिटिकल लोग बन के एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। प्रॉब्लम ये बन रही है कि जब हम एक दूसरे को ट्रीट करें कि शायद हम किसी मल्टी नेशनल का हिस्सा हैं, तो उस तरह से तो नहीं है, ये पॉलिटिकल जमात है। पॉलिटिकल में भी ऐसे नहीं होता, मगर शॉर्ट की गई बिल्कुल शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, किसी से गलती भी हो जाती है, मगर उसको ग्रेसफुली और तरीके से डील किया जा सकता है। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में अगर सियासतदान अपनी सियासत के ऊपर सही तवज्जो कर रहे हो और पार्लियामान के फ्लोर को सही इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत सारे जो अवामी इश्यूज़ हैं वो तवज्जो में सामने आ जाते हैं और उस पर फोकस किस्म की डिबेट्स भी होती हैं, सवाल उठते हैं और मसाइल का हल भी निकलता है। दहशतगर्दी जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया वो एक सरफ़हरिस्त और बड़ा मसला है, लेकिन उसके साथ इक़्तिसादी मामलात जो हैं वो उससे भी बड़ा मसला है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, 5.5 रुपये पेट्रोल और 11 रुपये 37 पैसे हाई स्पीड डीज़ल। 75 रुपये दोनों के ऊपर हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम के ऊपर लेती है और 2.5 रुपया बजट के बाद उसके ऊपर कार्बन लेवी या पता नहीं उसको क्लाइमेट टैक्स क्या नाम दिया उन्होंने, वो भी उसके ऊपर आयद कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में चंद डॉलर ऊपर नीचे वो वाइल्ड स्विंग्स आई हैं ये ईरान वाली वॉर के दिनों में, लेकिन हुकूमत जितने पैसे कमा रही है पर लीटर पेट्रोल के ऊपर, अगर वो 6-7 डॉलर कीमत ऊपर गई है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए था। ये बहुत इन्फ्लेशनरी है, इसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, हर चीज़ की कीमत ऊपर चले जाती है। तो वो 1 महीना 15 दिन या 20 दिन आप उसको एडजस्ट कर सकते थे, नहीं किया। इसी तरीके से एक शुगर माफिया है जो हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, मौजूदा हुकूमत के अंदर भी बैठा हुआ है, पीटीआई की हुकूमत के भी अंदर बैठा हुआ था, हर हुकूमत के अंदर मौजूद होता है। पिछले 30-40 सालों में कोई फौजी आया हो, कोई सिविलियन पीपल्स पार्टी आई हो, कोई नून लीग आई हो, कोई पीटीआई आई हो, कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनी जिसमें शुगर मिलर्स नहीं थे बैठे हुए। और शुगर मिलर्स कभी खसारे का सौदा करते ही नहीं है, वो रिबेट भी लेते हैं एक्सपोर्ट करके, वो कीमतें कम कर रहे हो तो उस पर भी हुकूमत से एक्सपोर्ट की इजाज़त लेते हैं, कीमतें चढ़ जाएँ तो इंपोर्ट की भी इजाज़त मिल जाती है। खसारे में रगड़ा खाने में सिर्फ पाकिस्तानी कौम बचती है। और ये मामले
तब तवज्जो में आते हैं कि जब बाकी लड़ाइयाँ ना हो, ये ना इशू चल रहा हो कि KP हुकूमत कैसे गिरानी है, इमरान को जेल में डालना कैसे और निकालना कैसे है, हमारी यहाँ लड़ाइयाँ वही पड़ी रहती हैं। इख्तियार वली साहब, जो प्रोटेक्ट है उसमें आपको हारमोनी अभी चाहिए। इंडिया वाला आपका ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ। आपके ये जो जिन फितनों का आपने तज़किरा किया, ये फितने आपके सर के ऊपर मंडला रहे हैं और आपको हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये बेहतर नहीं है कि आप अपनी सियासी फ़िज़ा को ठीक रखें? सर, आप मलिक साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखिए कि जंग जो है वो टल गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ये जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी, वो एजेंडा तो उसको लेने के उल्टे देने पड़ गए, डैमेज हुआ है। वो अपनी डैमेजेस को रिकवर करने के लिए वी आर वेल अवेयर अबाउट, हमारी हुकूमत, हमारी जो फ़ौज है, हमारी फ़िज़ाइया, हम सब इस पर हम कायल हैं कि वो कभी भी किसी वक्त कोई भी जसारत दोबारा कर सकता है। जहाँ तक पॉलिटिकल मामलात को ठीक करने की बात है तो मलिक साहब, आपके पास स्टूडियो में बैठे हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, हु इज़ द वेरी सॉफ्ट, बहुत अच्छा सॉफ्ट फेस है PTI का, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं। मैं कभी कभी इनसे पूछता हूं कि यार उनकी महफिल में बैठ के कैसे फील करते हो, अज़राए मजाक ऑन अ लाइटर नोट। तो इनसे पूछें कि हम क्या करें। मतलब ये तो मतलब 5वीं-6ठी बार वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस इनको जाके कहा कि आओ बात करते हैं, मिल बैठकर काम करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अपनी जो हमारी मईशत है उसको रीस्ट्रेंथनिंग करने पे बात करते हैं, पॉलिटिकल हार्मनी की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे बात करते हैं, पब्लिक को रिलीफ देने पे बात करते हैं। लेकिन बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, उनको इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक ही बात करते हैं, इनका हर MNA, माजरत के साथ उमैर भाई से, हर MNA जब उससे पूछते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, इनके पास यही है कि अब हमें वोट इसलिए मिला कि हमने खान साहब को रिहाई दिलानी है। अब अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि आपने कोई लश्कर लाना है और इस्लामाबाद पर यलगार बोलेंगे और आप कोई आम ट्विस्टिंग कर लेंगे, कोई बाजू मरोड़ लेंगे, तो याद रखें कि देखिए 124 दिन का धरना हमने सस्टेन किया था। आपने देख लिया कि हमारे नर्व्स कितने मजबूत हैं। नर्व्स मत आजमाएं। बी ए पॉलिटिकल पार्टी, बी ए पॉलिटिकल फोर्स। आप हुकूमत भी करके गए इस मुल्क पर, इस वक्त भी आप हुकूमत से बाहर नहीं हैं, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप खैबर पख्तूनख्वा में 3री बार हुकूमत में बैठे हैं, आप सिस्टम के अंदर हैं, तो पॉलिटिकल रवैया अपनाएंगे, तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब, ये आपका ठीक होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ मलिक साहब, बिलाल महबूब साहब, वन इज़ माई, मेरे बड़े, मैं बड़ी कदर करता हूँ ऐसे लोगों की, इनकी तंजीम की। इनसे भी मेरा ये गुजारिश है कि अगर इन अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाने में दोस्ती का, शराफत का, रवादारी का, बाहमी भाईचारे का, इस मुल्क की तरक्की का कोई भी हमने को हाथ बढ़ाने में कोई कमी रखी है तो आप हमें ऑन एयर बताइए। डेफिनेटली मैं विद इन नो टाइम मैं आपका मैसेज प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी पहुंचाऊंगा और अपने रहबर नवाज शरीफ तक भी पहुंचाऊंगा। हम चाहते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल हार्मनी हो। सर, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो हमें नजर आया जब 2014 में PTI वाले पेशावर से धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे और यहाँ पर मोटरवे के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर चौधरी निसार उनको रोकने के लिए जब कोशिश कर रहे थे तो चीफ मिनिस्टर KP के जो कुछ आगे से रेजिस्टेंस दिखा रहे थे वो हमने सब कुछ देखा था। वही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KP के इस वक्त आपके साथ हैं, मज़े लूट रहे हैं हुकूमत के, तो आपका तो वो जेस्चर नज़र आता है मुझे। मैं देखिए वो एक रियासती ज़िम्मेदारी अलग चीज़ है। अब मैं, आपने वो मिसाल दी, मैं आपको कहूँगा मलिक साहब 26 नवंबर को ये कहते थे ना, उससे पहले 24 नवंबर की जो इन्होंने वो लाइन दी थी, डेड लाइन, हालांकि दुनिया भर में पहले क्वार्टर फाइनल होते हैं, फिर सेमीफाइनल होते हैं, फिर फाइनल होते हैं, ये लोग फाइनल कॉल देकर अब ये पता नहीं कौन सा फाइनल खेल रहे हैं। उस वक्त इन्होंने कहा था कि हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। मुझे ये बताइए मलिक साहब, आप पे मैं ये छोड़ता हूँ, आप इस मुल्क के
बड़े कोहनमश सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपने बड़े वो कहते हैं ना स्ट्रीट से आपने जर्नलिज्म की है, सहाफ़त की है, बड़े ज़माने से आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मुझे बताइए कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, पहले रेंजर वाले मरे या पहले पीटीआई वालों पे गोली चली, पहले पुलिस वाले मरे या पहले पीटीआई वालों पे गोली चली। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और प्रोवोकेशन जो है वो इनका एक टूल है। दे प्रोवोक द पीपल, दे प्रोवोक द गवर्नमेंट, दे प्रोवोक द फोर्सेस। इसका मुकम्मल जवाब नहीं देना चाहूँगा इसका मुकम्मल जवाब देना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 26 नवंबर पाकिस्तानी सियासी तारीख में ना होता तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता। अहमद बिलाल महबूब साहब, आगे के लिए कोई रास्ता चाहिए हमें। हम रास्ता नहीं, बंद गली में टकरे मारेंगे तो नुकसान अपना करेंगे, हम टकरे मार रहे हैं। नदीम मलिक साहब, मज़ीद ख़राबी के बाद भी जहाँ जाना है वो आज ही चले जाना बेहतर है। वो है मुज़ाकरात की बात। ये इतनी दफ़ा घिसी पिटी बात हो चुकी है कि इसको अब करते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन रास्ता यही है। पीटीआई मुज़ाकरात पे नहीं जाएगी क्योंकि इमरान खान राज़ी नहीं होंगे, ये आप रूल आउट कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर पार्टी भी इसी तरह नुकसान उठाती रहेगी। पार्टी स्टीम रोल होगी, मुल्क भी नुकसान उठाएगा, मुल्क नुकसान उठाएगा, ये मुझे खतरा है। पार्टी भी नुकसान उठाएगी और यहाँ की इक्तिसादी हालात भी नुकसान उठाएगी और सियासी हालत भी नुकसान। कोई रास्ता ऐसा नजर आता है जो आप जो सुझाई दे, इनको बताया जाए कि ये रास्ता है, इस पे फॉलो कर लो, मुज़ाकराती मेज़ पे नहीं बैठेंगे। नहीं, ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब पार्टी के लीडर हैं, रहबर हैं, आखिरी बात वही करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर बहुत समझने वाले, सोचने वाले, और वो चीख के कह रहे हैं कि हमारी भी बात सुन लो। पार्टी का नंबर 2 जो हायरार्की में है वो शाह महमूद कुरैशी है। उन्होंने और साथ उनके जो बाकी 4 लोग हैं वो भी बड़े पाए के लोग हैं, कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने पार्टी के लिए। वो लिख के कह रहे हैं कि यार हमसे भी बात मशवरा कर लो, हमारी बात भी सुन लो और मुज़ाकरात शुरू करो। तो मेरे ख्याल में पार्टी को इन द इंटरेस्ट ऑफ इमरान खान भी अगर बात करनी हो तो यही है कि मुज़ाकरात शुरू करें। मैं कहता हूँ कि अगर उनको इमरान खान साहब को जाके समझाने की कोशिश करें, नहीं समझते तो पार्टी बड़ी है या इमरान खान साहब बड़े हैं। मैं कहा पार्टी शुड स्टार्ट नेगोशिएशंस। पार्टी में कोई एक फर्द ऐसा नहीं है जो ये फैसला ले सके, एक फर्द ऐसा नहीं है जो ये फैसला इकट्ठे होकर फैसला करें, फिर भी नहीं कर सकें, वरना फिर पार्टी नहीं रहेगी, नुकसान होगा पार्टी को। सर, वो बिलावल भुट्टो का वो जुमला बार बार आता है ना कि काम पे टांग रही हैं, तो वो काम पे टांग जाती हैं इनकी, वो फिर ये आगे नहीं चल सकती। वो दुरुस्त है, उनकी इज्जत मेरे ख्याल इमरान खान साहब के मफाद में उनको बाहर निकालने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो यही स्ट्रेटजी बेहतर है कि बात करें। उमैर साहब, आपकी तरफ से अभी जो एक फ़ाइनल मूव नज़र आई, मुझे प्लान नज़र आया, उसका पता नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं, कि इमरान के बेटों को बुलाया जाए। मे बी इट कुड बी अ गुड मूव। अगर एक बेटा आता है, जेल चला जाता है 4 दिन बाप के लिए, तो हो सकता है वज़न पड़ जाए, अदरवाइज़ तो आपके अब मोमेंटम सड़क पे भी नहीं आएगा। वो जो पहले आता था ना, अब रोड पे भी नहीं आप लोग ला पाएंगे। देखिए, बेटों वाली जिस तरह बात है, देखें बेटों का बाप के लिए आके मिलना कोई अचंभे की बात नहीं, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उस चीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। और इस तरह के बयान देना कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, देखिए वो तो बात है नहीं, गिरफ्तारी तक तो बात ही नहीं जाएगी, उनकी खाली मूव करना ही एक बहुत बड़ी मूव होगा। मेरा नहीं, पार्टी का प्लान क्या है, इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, पार्टी का एक डिफरेंट प्लान है, पार्टी ने वही फॉलो करना है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि आपकी एक्टिविटी 5 अगस्त तक पीक करनी चाहिए। अभी रिसेंटली जो सैटरडे को हमारे तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स KPK असेंबली के, पंजाब के, नेशनल असेंबली के इधर लाहौर आए, उसी का हिस्सा था, तो एक्टिविटी जारी हो सारी। उसके बाद तो पार्टी और लड़ पड़ी आपस में और टूट गई। देखिए, वो वक्ती तनाज़ात सामने आते हैं, मगर देखिए हर इवेंट आपको जो है ना चीज़ों को रीथिंक करने का भी मौका देता है और चीज़ों को और बेहतर करने का मौका देता है। आज आलिया हमजा साहिबा ने अपनी मीटिंग्स की, उन्होंने पंजाब की, इधर लाहौर ही में की, तो पार्टी उन चीज़ों पर काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर हिकमत अमली के साथ नज़र आएगी। मगर जहाँ तक इमरान खान साहब के बेटे के, वो एक टोटली डिफरेंट एंगल होगा। वो खाली चाहे इधर आएँ, वो अमेरिका जाएँ, जिस तरफ भी जाएँ, मतलब उनका कहना अपने बाप के लिए आवाज़ उठाना। इमरान के अगर बेटे पाकिस्तान आते हैं तो इमरान को उसका फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको उस मूव के ऊपर सीरियसली कंसिडर करना चाहिए अगर कर सकते हैं। वो तो प्योरली फैमिली का डिसीजन है, ज़ाहिरी बात है। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरी भी ख्वाहिश होगी कि वो आए, मगर वो होली सोली उनका अपना फैसला है। इख्तियार वली साहब, अगर इमरान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो आप उनको आने देंगे या रुकावट डालेंगे या गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे? सर, मैं
सर मैं अपनी तरफ से बिल्कुल, मैं आपके शो में बाकायदा ऐलान करता हूँ, वो अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आते हैं मेरी तरफ से उनको, मैं इस्लामाबाद के बड़ा मशहूर पिज़्ज़ा है, मैं उनको खाना भेजूँगा, पिज़्ज़ा भिजवाऊँगा, वेलकम करेंगे और ये गुजारिश भी करेंगे साथ साथ कि बेहतर है आप पाकिस्तान आए, आपका अपना मुल्क है, वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, उनका राइट है, ज़रूर मिले। KP जाएँ, सिंध जाएँ, मज़ार कायद जाएँ, मीनार पाकिस्तान जाएँ, नथिया गली जाएँ, घूमे फिरें, पंजाब भी आ सकते लेकिन अगर जो वाक़या आपने कहा ना कि काश 26 नवंबर ना होता, लेकिन अगर 26 नवंबर की जैसी कोई रिपीटिशन के इरादे हों इनकी, और उन 2 मासूम बच्चों को अगर उसके लिए इस्तेमाल करना हो, उनके कंधे पर बंदूक रख कर अगर आप रियासत और हुकूमत पर गोली चलाना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में इट वुड बी अ डर्टी पॉलिटिक्स, और ऐसे होना नहीं चाहिए। फिर मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बच्चे सबके सांझे होते हैं, नहीं चाहता कि जो हमारी मरियम के साथ हुआ वो कासिम और सुलेमान के साथ हो, जो हमारे हमज़ा के साथ हुआ वो कासिम और सुलेमान के साथ हो, जो हमारे लीडर्स के साथ हुआ वो कासिम और सुलेमान के साथ हो। लैंड जो ज़मीन है ना, इसका फिर लॉ ऑफ द लैंड भी होता है और वो भी चलता है, वो भी। इख्तियार वली साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, बैरिस्टर उमैर साहब, अब सबका बच के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।